वेलकम बैक जी। इस वीडियो में अब हमारा टॉपिक वो है जो आपको याद होगा शुरू में हमने डिस्कस किया था। दैट्स अ टॉपिक जो कि बहुत दफ़ा कोर मशीन लर्निंग पढ़ते हुए इग्नोर भी कर दिया जाता है, और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है टू इग्नोर दिस, बिकॉज वन, ये मशीन लर्निंग में इसकी आपको ज़रूरत पड़नी है। जब भी आपने कोई काम करना है आम तौर पर आपको अपने डेटा सेट्स बनाने भी पड़ते हैं, या एटलीस्ट बेहतर करने पड़ते हैं, या ऑगमेंट करने पड़ते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें यह आती है कि इसके इग्नोर करने से सम ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स इन मशीन लर्निंग हैपन। तो इस वजह से इसको बहुत अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी गोल्ड लेबल्स आ रहे हैं, ग्राउंड ट्रुथ आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। हम इस एक छोटी सी वीडियो के अंदर ये सब कुछ तो कवर नहीं कर सकेंगे, ज़ाहिर है मैं एक वीडियो में इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स एंड अप्स एंड डाउन्स में नहीं जा सकता, लेकिन एटलीस्ट विल ट्राई टू हैव सम सेंस कि किस तरह से ये लेबल्स बनते हैं, कहाँ से ये लेबल्स आते हैं, और इन लेबल्स को क्या हम बेहतर कर सकते हैं, और इसके किस किस्म के रिस्क हो सकते हैं जो इन लेबल्स के साथ एसोसिएटेड हैं। ये है जनाब एक टिपिकल केस जो हम जहाँ से शुरू हुए थे, जहाँ से हमने ये बात शुरू की थी। ये जो आपके पास गोल्डन में या येलो में लिखे हुए हैं, यही आपके गोल्ड लेबल्स हैं, ठीक है। और हम हमेशा मशीन लर्निंग की गुफ्तगू यहाँ से शुरू करते हैं कि हर क्लासीफायर के सामने ये होली ग्रेल होती है कि इसने किसी न किसी तरह से मैच करने की कोशिश करनी है इन गोल्ड लेबल्स को। इसने इन गोल्ड लेबल्स तक पहुंचना है। जैसे ही इन तक पहुंच जाएगा हम कहेंगे ये वी हैव परफॉर्म परफेक्टली, without asking the core question, what if the gold labels are not that good? What if the ground truth is not calculated correctly? अच्छा, थोड़ी देर को ये फर्ज कीजिए कि ऐसा हो गया और आपका ग्राउंड ट्रुथ सही नहीं निकला हुआ। आपका क्लास इस केस में क्या होगा? जो चीज भी ग्राउंड ट्रुथ में निकली, फर्ज कीजिए, चलें एक्सट्रीम एग्जांपल बनाते हैं। मैं एक मशीन लर्निंग क्लासिफायर बना रहा हूं, एक जज बना रहा हूं जो कि मुजरिमों के बारे में एक लेट से एक प्री स्क्रीनिंग करता है, और ये मुलजिम के बारे में ये डिसाइड करता है कि ये मुजरिम है या नहीं है, गिल्टी और नॉट गिल्टी। लेट्स अज्यूम, अभी फिलहाल वी नॉट देयर येट फॉर्चुनेटली फॉर नाउ, लेकिन फर्ज कीजिए कि ऐसा सिस्टम है, या एक सीवी को देखकर, एंड वी आर देयर येट, ये डिसाइड करता है प्री स्क्रीनिंग करके कि इसका इंटरव्यू करना है या नहीं करना, ठीक है। और ये काम तो अभी भी होता है, मशीन लर्निंग से ये काम अभी भी करवाए जाते हैं। सो नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज कि इस किस्म के सिस्टम में जब मैंने उसको ट्रेन किया और मेरे पास कहीं से ये गोल्ड लेबल्स आ गए, मैंने क्लासीफायर ट्रेन कर दिया और अब वो क्लासीफायर उसके ऊपर काम करना शुरू हो गया, ये क्लासीफायर सचमुच में लोगों की जिंदगियों में फर्क ला रहा है, किसी की सजा या किसी के रिहाई के बीच में फर्क डाल रहा है, किसी की नौकरी मिलने या ना मिलने के बीच में फर्क डाल रहा है। अगर गोल्ड लेबल ठीक नहीं लगे हुए थे तो दैट मीन्स कि क्लासीफायर जितना मर्जी अच्छा हो, बल्कि जितना अच्छा है उतना बुरा है, उतना ही ज्यादा मसला है कि वो उतनी अच्छी तरह से मैच कर रहा है आपके ग्राउंड ट्रुथ को, और ग्राउंड ट्रुथ अच्छा नहीं है। तो दैट मीन्स कि इट हैज लर्नड व्हाटएवर वाज इन दैट ग्राउंड ट्रुथ, व्हाटएवर रॉन्ग थिंग्स वर इन द ग्राउंड ट्रुथ, इट हैज लर्नड दैट। फर्ज करें एक क्रिमिनल सिस्टम है किसी मुल्क का, जहां पर हर इनोसेंट को सजा मिल जाती है अगर वो गरीब हो, और हर जो है वो गिल्टी को आज़ाद कर दिया जाता है अगर वो लेट से पावरफुल हो या अमीर हो। अब ये वाले ट्रेंड्स उस फीचर सेट पे जो आपने दिया हुआ है उसकी बेस के ऊपर अगर ये टैगिंग हुई हुई थी, इसी तरह टैगिंग हुई हुई थी कि एक्विटल किस केस में होती है और सजा किस केस में होती है, अगर यही टैगिंग हुई हुई थी और आपके क्लासीफायर ने सीख ली, तो अब आपका क्लासीफायर भी वही फैसले कर रहा है जो इससे पहले ह्यूमंस गलत फैसले कर रहे थे। अगर ये फैसला हो रहा हुआ कि मतलब हर सीवी के अंदर मिसाल के तौर पर बस ये देखो कि मेल है या फीमेल है, और सोसाइटल बायस है कि फीमेल्स काम नहीं, मिसाल के तौर पर सोसाइटी में एज्यूम किया जा रहा है कि वो लेट्स से प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं कर रही, लेट्स एज्यूम, एक बायस हम एज्यूम कर लेते हैं सोसाइटी में, तो अब वो बायस आपकी मशीन सीख लेगी और वो सीवी लेवल के ऊपर ही उसको उस जॉब में आने नहीं देगी, इंटरव्यू नहीं करने देगा आपका क्लासीफायर, ठीक है। और आपको याद होगा जब मैंने पहले लेक्चर में इस चीज़ की बात की थी तो मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर एक और साइकोलॉजिकल एक बायस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है जिसको हम ऑटोमेशन बायस कहते हैं। ये जब मशीन कोई काम करके ह्यूमन को आउटपुट देती है ना कि मैंने थ्रेश होल्डिंग कर दी है और ये सारी सीवीज ज़ाया कर दो, इन सीवीज में से इंटरव्यू के लिए बुला लो, तो यूजुअली द ह्यूमंस हु आर नॉट मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स, ये तो मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स को भी ज़रा मुश्किल से चीज़ समझ में आती है और बड़ी देर में समझ आई है कि वो ह्यूमंस ट्रस्ट करेंगे उस ऑटोमेशन के ऊपर कि बस जो मशीन ने कह दिया वो ठीक है। यानी जब आप कहीं किसी लैब में जाके एक रिपोर्ट निकाल के लाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करते कि ये किस तरह से रिपोर्ट बनी है, क्योंकि वो एक मशीन में से एक स्लिप निकल रही है, बस ठीक ही होगी। ये ऑटोमेशन बायस, having a trust on a machine, having a trust on an automation can lead to really really big problems। तो इसलिए अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये गोल्ड लेबल्स आते कहाँ से हैं, क्या इनमें कोई ख़राबी हो सकती है और क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये इस दफ़ा हमने, आपको याद होगा हमारे कोर्स के कोर ऑब्जेक्टिव्स में से है कि हम इस चीज़ को समझते हुए आगे चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं।
So let's first ask the question कि can we trust the gold labels, and then basically then improve that question into how can we trust the gold labels, क्या करें कि gold label जो है वो हमारे लिए trustable बन जाए। अच्छा, ये gold label आते कहाँ से हैं? कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव डेटा होता है जो कि रियल वर्ल्ड से आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये मेजरमेंट्स हैं, ये जिसमें आपने किसी की हाइट मेजर कर ली है, यानी आउटकम के तौर पे हाइट है, आउटपुट का लेबल हाइट है, आउटपुट का लेबल वेट है। एक प्रोग्राम था, उससे गुजारा, उसके बाद मिसाल के तौर पर वेट बढ़ा या कम हुआ, हाइट में कोई चेंज आई, आपने मेजर किया कि जी वो हाइट अब क्या थी। या मिसाल के तौर पर किसी भी चीज़ की आउटकम हाइट है कि वो लोग जिन्हें फौज में नौकरी मिलती है उनकी हाइट कितनी होती है, लेबल हाइट था। आपने हाइट प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन प्रोफेशन, लेट से कि फौजी है तो उसकी हाइट कितनी होगी, और लेट से सिविल है तो उसकी हाइट कितनी होगी, डॉक्टर है तो हाइट कितनी होगी, फॉर एग्जाम्पल इस किस्म की चीज़। तो अब इसका लेबल हाइट है। तो जहां कहीं जो आपका लेबल है, आउटकम है, वो एक ऑब्जेक्टिव चीज़ है, लाइक अ वेदर फिनोमेना, बारिश हुई या नहीं हुई, ये चीज़ें सेंसर मेजर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये कि ये अक्सर आ रही होंगी या तो ह्यूमन मेजरमेंट से, या ये आ रही होंगी सेंसर से, ऑटोमेटेड सेंसर से। इस किस्म के जो लेबल्स आ रहे होंगे, ये ऑब्जेक्टिव मैं इनको लेबल्स कहूँगा। लेकिन इनमें क्या गलतियां हो सकती हैं? इनमें एब्रेशंस हो सकती हैं मेजरमेंट की, सेंसर मेल फंक्शंस हो सकते हैं, ह्यूमन मेजरमेंट के एरर्स हो सकते हैं हाइट वेट निकालने में, उस मशीन की खराबी हो सकती है जो कि वेदर फिनोमेना को जो है वो मेजर कर रही, बारिश हो रही है नहीं हो रही, धूप निकली हुई है नहीं निकली हुई, वो सेंसर्स खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि गोल्ड लेबल्स आते कहाँ से। ये एक क्लास ऑफ गोल्ड लेबल्स हैं जो कि रियल वर्ल्ड फिनोमेना से आते हैं। एक बहुत बड़ा क्लास ऑफ गोल्ड लेबल्स है जो कि सब्जेक्टिव डेटा है, विच इज एनोटेटेड बाय ह्यूमंस। अच्छा, अब ये ह्यूमंस एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं और कम्युनिटी भी हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। हार्ट डिजीज के केस में जो हमने कहा था कि जी ये फॉर एग्जांपल वेट है और हाइट है और ब्लड प्रेशर है एंड सो ऑन, और इस मरीज को बाद में एक टैग लगाया था कि ये बीमार है या नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली ये टैग किसी डॉक्टर का लगाया हुआ होगा, ये किसी एक्सपर्ट का होगा, ये किसी आम आदमी का लगाया हुआ टैग नहीं होना चाहिए। पहले ये भी एक सवाल है पूछने का कि हमेशा ये सवाल किया जाना चाहिए कि गोल्ड लेबल आ कहाँ से रहे, ये डेटा जनरेट हो कहाँ से रहा है। और ये वो पूरी की पूरी स्टडी है जो हम देखते हैं कॉर्पस जनरेशन में, डेटा सेट क्रिएशन में, डेटा सेट के बनाने में या जनरेशन के अंदर क्या तरीके फॉलो होने चाहिए। और आप जानते हैं कि आजकल ये बहुत हॉट टॉपिक है सारी दुनिया में। डेटा जनरेशन इज़ अ हॉट टॉपिक जिसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। और जैसे हमारा अपने मुल्क का केस है कि जहाँ पर हमारी लैंग्वेजेस हैं, जिस फॉर एग्जांपल मैं अपनी अगर फील्ड की बात करूँ, जिनमें ज़्यादातर लैंग्वेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, तो ये वो वाला केस है जहाँ पर इनके डेटा सेट्स बनने की जरूरत है। लेकिन अब वो डेटा सेट उस अंदाज से बने ना कि वो डेटा सेट किसी काम का हो, वो रिलायबल हो। ठीक है, उसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अच्छा, डेटा सेट एनोटेट होता है या ह्यूमन से या कम्युनिटी से। फॉर एग्जाम्पल आप जो अभी तस्वीरों को मार्क करते हैं कैप्चा के अंदर, तो दिस इज कम्युनिटी मॉडरेशन या कम्युनिटी टैगिंग, कम्युनिटी एनोटेशन। सिमिलरली आपके सामने मिसाल के तौर पर एक इमेज पेश किया जाता है और आपने उसको टाइप करना होता है कि ये इमेज में क्या लिखा हुआ था। अगेन वही वाली चीज़ है। आप स्पैम नॉट स्पैम मार्क करते हैं अपने मेल बॉक्स के ऊपर, आप गूगल को हेल्प कर रहे हैं, आप उसे डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सर्च बार में कोई चीज़ लिखते हैं और उस सर्च के आखिर में कोई आप एक फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि जी ये सर्च ठीक थी या नहीं थी, आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। आप मिसाल के तौर पर फेसबुक के ऊपर जाकर अपना इमोशन टैग कर देते हैं, आज मेरा इमोशन ये है, आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। अगेन सो अब ये कम्युनिटी प्रोवाइडेड डेटा, कम्युनिटी टैग डेटा है। अच्छा, अब यहाँ हम आपकी बात पर रिलाई कर रहे हैं सेल्फ रिपोर्टिंग के ऊपर कि आपका उस दिन फीलिंग सैड थे आप, और आपने उसके बाद वो 10 मैसेजेस लिखे थे जो आपने लिखे थे। सो नाउ फेसबुक हैज़ द इंफॉर्मेशन कि ये मैसेज लिखे हैं सैड आदमी ने, ये मैसेज लिखे हैं हैप्पी शख्स ने। तो नाउ दिस इज नॉट एक्सपर्ट एनोटेटेड डेटा, दिस इज कम्युनिटी एनोटेटेड डेटा। तो यू कैन सी कि हाउ कॉम्प्लिकेटेड दिस होल थिंग कुड बी। ये डेटा का अपना जनरेशन जो है ये कितना कॉम्प्लिकेटेड काम हो सकता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल टैगिंग ऑफ इमोशंस, आपको मैं कहूँ क्लास को पूरी को कि जी बैठे हैं और ये ऑडियो सुने और उसका इमोशन टैग करें। आप कह रहे हैं कि जी हैप्पी लग रहा है मुझे ये सैड लग रहा है, मुझे ये एंग्री लग रहा है। स्पैम है हम टैग करें, सेंटिमेंट टैग करें, अभी जिसकी हमने बात की मिस इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल टैग करें। आपको मैं मैसेजेस दे देता हूँ, ट्वीट्स दे देता हूँ, कह देता हूँ इनमें जहाँ जहाँ मिस इन्फॉर्मेशन है टैग करें। अब मसला आएगा, इनमें से बहुत सी चीज़ों में जो प्रॉब्लम आता है वो इतना कोर होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज कीजिए कि आपके सामने कोरोना के बारे में मैं एक ट्वीट्स रख देता हूँ और कहता हूँ जी मिस इन्फॉर्मेशन टैग करें, और एक साहब उसके अंदर कह रहे हैं कि मैं मिसाल के तौर पर एक हकीम हूँ और जो मैं इतने अरसे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये वाली अब जड़ी बूटी खाएं आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। अब इस चीज़ को क्या मैं मिस इन्फॉर्मेशन टैग करूँ या ना करूँ? यानी इस पर यह बहस हो सकती है कि इन्फॉर्मेशन क्या है और मिस इन्फॉर्मेशन होती क्या है।
क्या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से जो चीज़ नहीं निकली, जो चीज़ एफडीए से अप्रूव नहीं हुई, जो वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम से अप्रूव नहीं हुई, मेरे एक साथी रिसर्चर हैं वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि क्या ऐसी सब चीज़ों को हम मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। कोई शख्स ये कह रहा है, कोई एक तरीका बता रहा है, मिसाल के तौर पर जाकर अपने अपने पेरेंट्स से दुआ लो तुम ठीक हो जाओगे। अब बताइए मुझे, मिस इन्फॉर्मेशन टैग करूं या ना टैग करूं? तो यानी इट्स नॉट ऑलवेज वेरी सिंपल. आई एम नॉट हियर टू आंसर दीज ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. आई एम हियर टू ब्रिंग द प्रॉब्लम टू यू कि हमेशा ये गोल्ड लेबल लगाना इतना आसान नहीं होता. अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ऑडियो पकड़िए, रियल मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ. एब्यूसिव लैंग्वेज पकड़ने का आपने एक इंजन लिखना है, एक आपने क्लासिफायर लिखना है जो एब्यूज को अलग कर देता हो. गाली दी जा रही है मिसाल के तौर पे, उसको अलग कर दे. अच्छा, आपने उसे लिख दिया, आपने कहा मिसाल के तौर पे इन जानवरों के नाम अगर बीच में कहीं आ रहे हों किसी शख्स के लिए, इनको एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा रहा हो तो दैट्स अ कर्स वर्ड. और एक शख्स मिसाल के तौर पर वो अपने ट्वीट में लिख रहा है कि मैं खेत के सामने से गुजर रहा था और खेत में एक गधा चल रहा था, या दरख्त के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था, या धोबी का कुत्ता उसके साथ साथ जा रहा था. क्या ये अब्यूसिव है? तो अब यहां पर अगर मैंने टैगिंग किसी ऐसे तरीके से की है जिसके अंदर ऑटोमेशन इन्वॉल्व थी तो हो सकता है ये गलतियां हो गई और हमने सोचा भी ना हो कि हमारे गोल्ड लेबल्स में ये चीज चली गई. अब बात समझ रहे हैं? ह्यूमन को जब सिखाया जा रहा है तो हर ह्यूमन बात, अगर आपने कभी टैगिंग करने वाले प्रोसेसेस को देखा हो तो दे कुड बी रियली स्लॉपी एट टाइम्स. कि आपने लोगों को खाली ये कहा हुआ है कि आपको दिन के इतने पैसे मिलेंगे, इन सबको देखो, इनमें कोई गाली का वर्ड मिले तो वो कर लो, और वो जल्दी जल्दी देख रहे हैं, उन्हें लफ्ज मिला मिसाल के तौर पर एक जानवर का नाम और उन्होंने आगे लिख दिया अब्यूज. इसको पकड़ने का कोई तरीका है? और अगर ये गलतियां जा रही हैं तो ये डेटा कहाँ यूज हो रहा है, और जो क्लासिफायर है वो क्या सीख रहा है इस चीज से? इसको हम नॉइज भी कह सकते हैं, इसको हम सिस्टमेटिक एरर भी कह सकते हैं. नॉइज फिर भी बर्दाश्त हो सकती है, सिस्टमेटिक एरर्स बर्दाश्त नहीं हो सकते. सिस्टमेटिक एरर्स क्या है? आपकी सोसाइटी में सोसाइटल बाइसेस, जो कुछ साल पहले आपके सामने चीजें आई थी जहां पे जो इमेज डिटेक्शन सिस्टम्स हैं उन्होंने ह्यूमंस को, अफ्रीकन अमेरिकन को एज गोरिल्लाज टैग कर दिया था, और उस कंपनी की बाद में बहुत जगह साई भी हुई थी उस बात के ऊपर. उस चीज़ के पीछे क्या था? उसके पीछे यही था ना कि उनका जो डेटा टैग हुआ था, उनका जो डेटा मौजूद था, उसके अंदर जिन चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन थी, वो डेटा रिफ्लेक्टिव नहीं था उन लोगों के लिए जिन्होंने उसको बाद में यूज़ किया. ठीक है, उसमें अब यहाँ पर शायद सोसाइटल बायस नहीं थी, लेकिन सोसाइटल बाइस हो भी सकती है. क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है जो कि लोगों को क्रिमिनल मार्क कर रहा है, वो एक सियाफ आम शख्स को जो है वो ज्यादा क्रिमिनल कह रहा है मिसाल के तौर पर. तो अब ये सारे प्रॉब्लम्स आपके लेबल्स में आ सकते हैं. ठीक हो गया? आई होप कि आप लोग मेरे साथ हैं इस पूरी गुफ्तगू में. अच्छा, तो एरर्स ऑफ जजमेंट, बायसेस क्या होते हैं? सिस्टमैटिक एरर्स ऑफ जजमेंट, जो पूरी सोसाइटी या एक पूरा ग्रोह लोगों का जो है वो एक ही तरह का एक एरर कर रहा है अपनी जजमेंट के अंदर. या ह्यूमन एरर, टाइप करने में गलती हो गई, यस लिखना था बेख्याली में नो लिख दिया, एंड व्हाटएवर. अच्छा, तो अब ये है कि फिर इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि इसमें वोटिंग लाना शुरू कर दें. हर डेटा पॉइंट को एक से ज्यादा लोगों से एनोटेट करवाएं. अब सवाल ये होगा कि अगर उन सब में वो बायस एग्जिस्ट करता हुआ, तो जी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन लें कि वो बायस ना आ सकता हो. एक शख्स यहाँ का हो, एक दूसरे मुल्क का हो, एक तीसरे मुल्क का हो फॉर एग्जांपल. एक, या अगर मेल फीमेल बायस को आपने पकड़ना है, जेंडर बायस को पकड़ना है, तो आप उसमें से कुछ फीमेल एनोटेटर्स हो, कुछ मेल एनोटेटर्स हो. अगर आपने कोई आई डोंट नो रिलीजियस बायस को पकड़ना है, अलग अलग मजाहिब के लोग हों वहाँ पे. आपने कोई लिंग्विस्टिक बायस पकड़ना है तो अलग अलग लैंग्वेजेस वाले लोग हों. आपने कोई सूबाई बायस पकड़ना है तो आपने मुख्तलिफ सूबों के लोगों से टैगिंग करवा लें. तो होपफुली वो चीज़ एवरेज आउट हो जाएगी. ठीक है, तो ये चीज़ तो मल्टीपल, अब यहाँ पे ऑटोमेटेड ऑब्जेक्टिव के केस में ये है कि आप मल्टीपल सेंसर से वो चीज़ मेजर कर लेते. ह्यूमंस के केस में ये है कि आप मल्टीपल ह्यूमन से एनोटेट कराते सेम डेटा को, और उसके बाद उनके किसी एग्रीमेंट की तरफ जाते कि वो एग्री करते हैं उसके ऊपर या नहीं करते. और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है पूरा इंटर एनोटेटर एग्रीमेंट का, जिसकी बात मैं अभी अगली स्लाइड के अंदर काफ़ी तफसील से करूंगा, द इंटर एनोटेटर एग्रीमेंट. ठीक है, तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है इंटर एनोटेटर एग्रीमेंट का. उसके बाद जनाब इस पूरी चीज़ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम ये है कि ठीक है हम अपने सोर्सेज को मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन हम फिर रिसोर्स भी तो बढ़ा रहे हैं. यानी 100 मैंने ट्वीट्स टैग करवानी थी, पहले मुझे उसके लिए एक शख्स के को दिया था कि वो 100 ट्वीट्स टैग करे, और 2 शख्स बिठा लिए तो मैंने उतनी टाइम में उससे भी 100 करवा ली तो 200 टैग हो गई. लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, हर चीज़ को 2 लोग करें या 3 लोग करें. तो इस केस में तो अब 3 लोग बैठेंगे और ट्वीट्स टैग होंगी 100 मिसाल के तौर पर उतने ही टाइम के अंदर. तो अब इसका क्या करें? तो इसका एक हल ये होता है, जब हम नॉर्मली ऐसी पाइपलाइंस बनाते हैं डेटा जनरेशन की, तो हम पार्शियल ओवरलैप कर लेते हैं. हम ये करते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं एक एनोटेटर हूं, आप एक एनोटेटर हैं,
मैंने जितनी चीज़ें टैग की, आपने जितनी की, उसमें 10% का ओवरलैप लेट से रख लिया या 5% का ओवरलैप रख लिया, और उस ओवरलैप पे ये लिमिट लगा दी कि अगर उस ओवरलैप में हम एग्री नहीं कर रहे, यानी जो टैग मैं दे रहा हूँ वो टैग आप नहीं दे रहे, तो ये पूरे का पूरा डेटा जो है वो वापस चला जाएगा हमारे पास और हमें दोबारा टैग करना पड़ेगा, और हमें इजाज़त नहीं होगी कि हम एक दूसरे का डेटा देख सकें, वरना एनोटेटर्स के कोलैबोरेशन के भी डर होते हैं कि वो आपस में कोलैबोरेट करके सेम आंसर देना शुरू कर दें ताकि उनको दोबारा काम ना करना पड़े। तो इस तरह के बहुत से, when you get into the realities of this, you find कि machine learning from these aspects has its own set of challenges beyond your challenges of your KNNs and your SVMs and your whatever your neural networks. You have other real human challenges जो आपको deal करने पड़ते हैं of really practicing machine learning. अच्छा, अब बड़ा सवाल ये आता है कि क्या एनोटेटर एग्रीमेंट काफ़ी है, क्या एनोटेटर्स का आपस में एग्री करना काफ़ी है। तो एक तो हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनोटेटर्स, हो सकता है कि जो बायस हम निकालना चाह रहे थे वो उन सब में ही था। आपने 4 लोग ऐसे पढ़े लिखे बिठाए थे कि जिनके ख्याल में कोई पंजाबी एक्सेंट में शख्स बात कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली बायस कर रहा है कि जी ये शख्स मिसाल के तौर पे कम पढ़ा हुआ है। तो अब वो बायस को रिमूव करने के लिए उन चारों को नहीं बिठाना था ना आपने, आपको चाहिए था ऐसे लोग भी बिठाते जिनका खुद उस तरह का एक्सेंट होता। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करती है, ठीक है। लोकल लैंग्वेज एक्सेंट से कोई शख्स एज्यूम कर रहा है कि जी ये अंग्रेजी के लहजे में नहीं बोल रहा है लिहाजा पढ़ा लिखा नहीं। नाउ दिस इज अ सिस्टमैटिक एरर ऑफ जजमेंट। हो सकता है वो बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत समझ वाला हो, वो उसने तालीम बहुत रखी हुई हो, लेकिन उसका अपनी जबान के ऊपर उसका एक्सेंट है और वो अपनी जबान पे उबूर रखता है, ठीक है। तो अब ये चीजें रिमूव करने के लिए यू नीड टू बी रियली केयरफुल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनोटेटर्स, या फिर इतने ज्यादा एनोटेटर हो जैसे कम्युनिटी के होते हैं कि जिसमें वो खुद ही एक रैंडमाइज हो जाए सोसाइटी के अंदर, जैसे आप कैप्चास वगैरह के केस में अक्सर करते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है और मैंने आपसे कहा कि जी यस नो यस नो यस नो, स्पैम हैम टैग्स लगाएं। अब देखिए दो एनोटेटर्स के बीच में अगर मैं एग्रीमेंट निकाल रहा हूं तो चैंस एग्रीमेंट्स भी तो आ जाएंगे। इसको मैं आपको अगली स्लाइड में मजीद समझाता हूं, लेकिन दैट्स अ बिग प्रॉब्लम विद एग्रीमेंट्स कि एग्रीमेंट हो सकता है बाज दफा गलती से भी, बाय चांस भी तो एग्रीमेंट हो सकता है। ये कैसे हो सकता है अभी देख, ये जनाब आपके सामने एक टेबल आपको नजर आ रहा है, जिस टेबल में आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कुछ अटरेंसेस हैं और जिनको मैं मिसाल के तौर पे सेंटिमेंट टैग कर रहा हूँ या कुछ भी टैग कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास टैग कर रहा हूँ। सो दीज आर माई अटरेंसेज S1 S2 S3 S4, ये सारी मेरी अटरेंसेज हैं। ये एनोटेटर 1 है जो इसको पॉजिटिव नेगेटिव कह रहा है, और ये एनोटेटर 2 है जो इसको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन कह रहा है, ठीक है। जिस चीज़ को हम रॉ एग्रीमेंट या ऑब्जर्व्ड एग्रीमेंट कहते हैं वो ये होता है कि कितनी जगहों पर ये एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे थे, ठीक है। सो आप देख रहे हैं यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव पे एग्री कर रहे हैं। इन दोनों केसेस में ये एग्री नहीं कर रहे। तो मैं ये पूरे का पूरा सम कर लूंगा और मैं कहूंगा कि जी 100 एट्रेंसेस थी, उसके अंदर जी इन्होंने 70 पे एग्री किया, तो ये मेरा जो है वो टोटल एग्रीमेंट आ गया या फ्रैक्शन ऑफ एग्रीमेंट आ गया। बट दिस इज जस्ट दी ऑब्जर्व्ड एग्रीमेंट। फर्ज कीजिए मैं एक नया एनोटेटर बनाता हूँ जो इंसान नहीं है, वो एक रैंडम एक कॉइन टॉस कर रहा है और हर एक को एनोटेट करवा रहा है। सो कॉइन टॉस करके कहता है नेगेटिव, कॉइन टॉस करके, वो देख ही नहीं रहा वो जाहिर है सुन नहीं रहा कि ये अटरेंस क्या है, बस वो इनको ये टैग्स दिए चला जा रहा है। अब अगर मैं एनोटेटर 1 और 2 का एग्रीमेंट निकालूं इस रैंडम एनोटेटर से, तो ये भी कुछ ना कुछ आ जाएगा, ये भी जीरो नहीं होगा, कभी ना कभी चांस एग्रीमेंट भी होगा। सो दैट मीन्स कि सिंपल रॉ ऑब्जर्व्ड एग्रीमेंट्स जो हैं वो काफ़ी नहीं हैं, किसी तरह से हमें इसमें से चांस एग्रीमेंट्स को माइनस करना है। तो अब मैं आपको क्विकली नाम बता देता हूं तरीकों के, ये किस तरह होते हैं, और एक तरीका थोड़ा सा आपको मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूं कि वो किस तरह चलता है, एंड देन आई विल जस्ट लीव यू देयर विद दिस कि वहां से आगे आप खुद फिर इसमें आगे जब जरूरत पड़े पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, जो फर्स्ट मेजर हम इसमें यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कोहेंस कैपा। ये कोहेंस कैपा है, ठीक है। कोहेंस कैपा में आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड एग्रीमेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस एग्रीमेंट। सो पीई है चांस एग्रीमेंट्स की प्रोबेबिलिटी, पीओ है ऑब्जर्व्ड एग्रीमेंट्स की प्रोबेबिलिटी, एंड देन दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग अ चांस एग्रीमेंट, ठीक है। ये हम अगली स्लाइड के ऊपर जाकर देखते हैं कि ये कर क्या रहा है। बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेशन ये हो रही है, अगर मैं आपको इस सेकंड वाले पे ले आऊँ जो थोड़ा सा समझने में आसान है, जो इसी से निकल रहा है, यहाँ हम ये कह रहे हैं this is the probability that we did not have an observed agreement, this is the probability that we did not have a chance agreement। अब ये probability, ये बेसिकली रेशियो है बिटवीन नॉट हैविंग एन ऑब्जर्व्ड एग्रीमेंट एंड नॉट हैविंग अ चांस एग्रीमेंट, ये उसकी रेशियो है। अगर ये रेशियो कब बड़ी होगी, अगर ऑब्जर्व्ड एग्रीमेंट हाई होगा तो ये वाला नंबर लो होगा, ये पूरे का पूरा नंबर जो ये नंबर है ये लो होगा, ठीक है। और
अगर चांस एग्रीमेंट हाई होगा तो फिर ये वाला नंबर लो होगा, अगर चांस एग्रीमेंट लो होगा तो ये नंबर हाई होगा। डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर इस पूरी की पूरी चीज़ को और न्यूमरेटर में छोटा नंबर इस पूरी चीज़ को छोटा कर देगा। जब ये पूरी चीज़ छोटी हो जाएगी तो इसका आंसर 1 के करीब आने लगेगा। कोहेंस कैपा अगर 1 के करीब है तो इसका मतलब है बहुत अच्छा एग्रीमेंट है, सही एग्रीमेंट, नॉन चांस एग्रीमेंट, बहुत अच्छा है। अगर ये छोटा नंबर है तो देन इसका मतलब है कि आपका एग्रीमेंट जो है वो या चांस एग्रीमेंट है या आपका इंटर एनोटेटर एग्रीमेंट बहुत अच्छा नहीं है। दीज आर नोन एज बाय द वे इंटर रेटर एग्रीमेंट्स या इंटर एनोटेटर एग्रीमेंट्स। इंटर रेटर या इंटर एनोटेटर एग्रीमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अगर दो क्लासेस हों तो हम कोहेंस कैपा यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द एग्रीमेंट बिटवीन द एनोटेटर्स। अगर दो से ज्यादा क्लासेस हों तो हम एक और मेजर यूज करते हैं विच इज द क्रिपेंडॉप्स अल्फा। ये भी उसी तरह काम कर रहा है, 1 माइनस द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड एग्रीमेंट्स एंड दी चांस एग्रीमेंट्स, ये भी उसी तरह काम कर रहा है, लेकिन ये मल्टी क्लासेस पे चल जाता है। मैंने नीचे आपको लिंक्स दिए हैं, ये फर्स्ट लिंक है कोहेंस कैपा के बारे में और ये सेकंड लिंक है क्रिपेंडॉफ अल्फा के बारे में। आप में से जो कोई अपनी रिसर्च में इन चीज़ों को यूज़ कर रहा है या इस तरह का कोई पेपर लिख रहा है, कोई काम कर रहा है, तो वो इन चीज़ों को अपने तौर पर पढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा जनाब, और यहाँ पर ऑब्वियसली हम ये भी देख सकते हैं कि हम ये वाले एग्रीमेंट से एक एक्सपर्ट और नॉन एक्सपर्ट एनोटेटर के बीच में भी हो सकते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि एक एक्चुअल एग्जांपल देख लेते हैं ऑफ कोहेंस कैपा। सो दिस एग्जाम्पल इज बाय द वे डायरेक्टली फ्रॉम विकीपीडिया। मैंने ये खुद नहीं बनाई और मैंने इनफैक्ट वहाँ से पूरी उठाई है, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल आपको सिखाने के लिए है कि कोहेंस कैपा कैलकुलेट किस तरह से होता है और ये चांस एग्रीमेंट और रियल एग्रीमेंट कैसे निकलते हैं। ओके, सो सपोज दैट यू आर एनालाइजिंग डेटा रिलेटेड टू अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल अप्लाइंग फॉर अ ग्रांट। तो एक ग्रांट की एप्लीकेशन आप दे रहे हैं, 50 लोगों ने दी है। ईच ग्रांट प्रपोजल वाज रेड बाय टू रीडर्स एंड ईच रीडर सेड आइदर येस और नो, यानी ग्रांट दे दो, पैसे दे दो इसको या ना दो। सपोज दैट डिसएग्रीमेंट काउंट डेटा वाज एज फॉलोज, ठीक है, और वेयर ए एंड बी आर द रीडर्स। तो ये एक रीडर है, ये दूसरा रीडर है, ये जहां वो दोनों यस कह रहे हैं, ये जहां वो दोनों नो कह रहे हैं, यहाँ जो है वो ए यस कह रहा है, बी नो कह रहा है, ये जहां पे ए नो कह रहा है, बी यस कह रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी पहले कंफ्यूजन मैट्रिसेस आप देख के आए। तो मैं एज्यूम करता हूँ ये एक फॉर एग्जाम्पल ये एक डेटा सेट है जिसके अंदर ये कुछ वैल्यूज लिखी हुई। अब हम इससे कोहेंस कैपा कैलकुलेट करते हैं। सो द ऑब्जर्व्ड प्रोपोर्शनेट एग्रीमेंट, ऑब्जर्व्ड एग्रीमेंट कितना है? ऑब्जर्व्ड एग्रीमेंट यहां पर हो रहा है और यहां पर हो रहा है। सो ये बिल्कुल जिस तरह एक्यूरेसी निकलती है ना, उस तरह से ऑब्जर्व्ड एग्रीमेंट निकलेगा, a प्लस डी ओवर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सो 20 प्लस 15 ओवर द टोटल। सो द ऑब्जर्व्ड एग्रीमेंट इज 70%। बहुत हम यहाँ खुश हो सकते हैं कि 70% एग्रीमेंट हो गया, बस परफेक्ट हो गया। लेकिन आगे चलते हैं, चांस एग्रीमेंट कैसे निकलेगा? दोनों बाय चांस कैसे एग्री कर सकते हैं? सो कैलकुलेट पीई द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम एग्रीमेंट या चांस एग्रीमेंट। रीडर, वी नोट दैट रीडर ए सेड यस टू 25 एप्लीकेशंस, ठीक है, और सेड नो टू 25 एप्लीकेशंस, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास इसमें ये डेटा जो है वो आपको मिल सकता है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सो दिस इज 20 प्लस 5 एप्लीकेशंस एंड दिस इज 10 प्लस 15 एप्लीकेशंस। सो ए ने जो है वो 25 को यस कहा है, 25 को नो कहा है, ठीक है। That is, the reader A said yes 50% of times and the reader B said yes to 30 applications, ये 20 plus 10, or no to 20 applications which is this 15 plus 5, ठीक है। So reader B said yes 60% of times, ठीक है। दोनों चीजें आ गई। So अब आपके पास दोनों का आ गया कि एक कितनी दफा yes कहता है, दूसरा कितनी दफा yes कहता है। So now what's the probability that both of them would be saying yes? अब हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो एप्लीकेशन पढ़ी या नहीं पढ़ी, बस हम उनकी yes कहने की probability देख रहे हैं। So the expected probability that both would say yes at random is, probability of yes is basically a plus b over a plus b plus c plus d। a plus b क्या चीज़ थी? ये वाली चीज़ थी, यानी जब a ने yes कहा था, और a plus c जब b ने yes कहा था, ये दूसरी वाली थी। So यानी 50% into 60% which is 0.3, यानी 30%। So 30% चांस एग्रीमेंट की probability थी, निकल आई। अब सब probabilities आ गई हैं तो यू कैन, अच्छा इसी तरह से आप नो की भी निकाल सकते हैं। नो की कहाँ से निकलेगी कि ए ने कब कब नो कहा है, तो ए कहाँ नो कह रहा है, यहाँ पर नो कह रहा है, और बी कहाँ पर नो कह रहा है, यहाँ कह रहा है, और आप इसी की दोनों की probabilities निकाल के ये नो की भी निकाल सकते हैं। सो नाउ यू हैव दी probabilities of the chance agreements yes and no. So what's the overall random agreement probability कि जो है वो दोनों agreed on yes or no, वो किस तरह निकलेगी? This is P yes plus P no। जो आपने ऊपर निकाली है चांस एग्रीमेंट की probabilities, उन दोनों का सम ये आपका टोटल चांस एग्रीमेंट है, that is 50%, pretty high। that's the probability of a chance agreement। So now applying our formula for Cohen's kappa we get
PO माइनस PE ओवर 1 माइनस PE विच इज़ 40%। सो आपका जो रियल एग्रीमेंट है जो बाय चांस नहीं है, जो रिलायबल है, वो सिर्फ 40% है। इट इज़ वेरी वेरी लो। योर एनोटेटर्स आर जस्ट एग्रीइंग ऑन 40% ऑफ व्हाट दे टैग रियली, यानी डिस्काउंटिंग फॉर चांस एग्रीमेंट्स। सो ये हम करते हैं जब भी कभी हम डेटा सेट कैलकुलेट क्रिएट करवाते हैं। उन डेटा सेट्स के अंदर आमतौर पर हम कोहेंस कैपा निकाल कर इंटर रेटर एग्रीमेंट निकलवाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने हज़ारों चीज़ें टैग की हैं, एक एनोटेटर ने कर दी। अब मसला ये है कि कैसे पता लगे कि वो रिलायबल था या नहीं। तो उस मौके के ऊपर उसको चेक करने का एक तरीका ये होता है कि नाउ हायर अ न्यू एनोटेटर, उसको थोड़ा सा डेटा दें, लेट्स से 100 200 300 ट्वीट्स या 100 200 300 ऑडियोज देकर उससे टैग करवाएं, और फिर इसका एग्रीमेंट निकाल लें उसके साथ, और उस एग्रीमेंट से आपको पता लग जाएगा कि वो डेटा कितना रिलायबल था और कितना इनहेरेंट एम्बिग्यूटी थी इन टैग्स के अंदर लगाने के अंदर। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और आई होप कि इतने बड़े मौजू की एटलीस्ट आपको ये एक बिगनिंग ज़रूर समझ आ रही होगी कि किस तरह से खुद डेटा सेट जनरेशन, खुद टैगिंग, खुद एनोटेशन, खुद गोल्ड लेबल्स का बनाना कितना मुश्किल काम है, और उसको इंश्योर करना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि बहुत बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बाकी सारी की सारी जो पाइपलाइन है मशीन लर्निंग की वो उस पर रिलाय कर रही है, और आंखें बंद करके रिलाय कर रही है कि उनके लिए तो गोल्ड लेबल्स हैं, उन्होंने तो बस रिलाय करना है इसके ऊपर। तो लिहाजा इनका सही होना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ रुकेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद विल सी के हमारा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है इंशाल्लाह।